नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं डीएसएसबी पीआरटी का, जो कि पहले पेपर हुआ था 1/18 और 16/17 वाला पोस्ट कोड है। इसमें हम क्या है साइकोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। और जिस भी बच्चे ने जितने भी पहले पेपर हुए हैं, हमारे टोटल 25 पेपर हैं, ऑनलाइन वाले भी मिलाकर, ऑफलाइन वाले भी मिलाकर, और भी पिछले पेपर हैं, उन सभी का मैथ का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। आप हमारी क्या है ऐप पर जाकर देख सकते हैं, और साथ के साथ में आपके पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए, अगर आप ऐप पर जाओगे वहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा 2019 वाले पेपर, 2018 वाले पेपर और पोस्ट कोड 1/18 और 16/17 वाले पेपर। इन सभी के जितने भी पेपर बनते हैं, टोटल 25 पेपर हैं, इन सभी का मैथ का सॉल्यूशन डाल दिया है। आप अपनी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। ऐप का नाम क्या है, सुमित भारद्वाज क्लासेस, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक भी डाल दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ साथ व्यू पीडीएफ भी क्या है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हर पेपर का क्या है मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर। इसमें हम साइकोलॉजी करेंगे और डिटेल से करेंगे, जिस भी बच्चे ने डिटेल से देखनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि एक बालक में वर्दी निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं ऑप्शन से आने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्दी क्या होती है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्दी होता है, एक विकास होता है। जो वर्दी होती है ना, उसका एक निश्चित समय होता है, उसका मतलब एक टाइम टेबल होता है, वह एक सीमित होती है। मतलब क्या, जैसे कि किसी भी बच्चे की हाइट है, वह किसके अंतर्गत आएगा, वर्दी के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो यह शारीरिक है और दूसरा क्या है, यह एक निश्चित समय होता है इसका। मतलब कहने का, किसी भी बच्चे की हाइट लगा लो, जो मैक्सिमम बढ़नी होती है 18 साल तक बढ़ लेते हैं। वैसे आपने 21 सुना होगा, 20 सुना होगा, 22 सुना होगा, पर 18 के बाद जो बढ़ती है वो मैक्सिमम अगर मेहनत करता है तो 1 इंच बढ़ गई, तो ऐसा ही बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं जो उसकी हाइट है 18 साल तक बढ़ती है, तो उसकी क्या होगा, एक टाइम टेबल हो गया, एक निश्चित समय हो गया। ठीक है भाई। और यह किस प्रकार की होती है, शारीरिक होती है। मतलब क्या, हम इसको माप सकते हैं। मापने का मतलब क्या है, वर्दी को हम माप सकते हैं। कहने का मतलब क्या, जो हाइट है इसको हम माप सकते हैं ना, कितनी हाइट की होती है। तो इसी प्रकार से, तो चलिए मैं पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वर्दी क्या होती है, ये सभी आपको क्या है पता होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों की ऊंचाई, वजन या फिर सीने की माप एक निश्चित आयु तक बढ़ती है, जिसको हम क्या है वर्दी कहते हैं। ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा विकास। विकास का मतलब क्या है, शरीर एवं मन के होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से। मतलब कि जो शरीर में और मन में परिवर्तन होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विकास। विकास क्या है, जीवन भर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन वर्दी का है, तो वर्दी का सुन लीजिए। अब डेफिनेशन मैंने बता दी। देखिए, सबसे पहला यह क्या होता है, सीमित होती है। दूसरा क्या है, यह निश्चित होती है। मैंने बताया एक निश्चित टाइम टेबल होगा इसका। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, वर्दी का हम मापन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया, यह बाह्य होती है। बाह्य का मतलब क्या है, जैसे हाइट है अलग से दिखाई दे जाएगी आपको, तो बाह्य होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, इसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। आप बोलोगे सर लक्ष्य क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि अब हम, कोई बच्चा है, उसको मान लीजिए 5 साल का, हम यह लक्ष्य थोड़ी बता सकते हैं कि इसकी हाइट 6 फुट की ही रहेगी, या हमने 6 फुट का इसका क्या हाइट का लक्ष्य रखना है। ना इससे ऊपर बढ़ने देंगे, ना इससे नीचे बढ़ने देंगे। तो इस प्रकार से इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है भाई। और छठा पॉइंट मैंने बताया, वर्दी जो होती है वह मात्रात्मक होती है। किस प्रकार की होती है, मात्रात्मक होती है। और सातवां पॉइंट क्या है कि वर्दी कुछ समय बाद वह रुक जाती है। जब उसका टाइम टेबल पूरा हो जाएगा तब क्या हो जाएगी, वह रुक जाएगी। अब आते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या दिया, देखिए ऑप्शन दिया, केवल व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है। नहीं, मैंने अभी बताया कि जिसके अंतर्गत मन और शरीर में परिवर्तन होगा वह किसके अंतर्गत आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। पर इसमें पूछा क्या हुआ है, वर्दी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये विकास का ऑप्शन है। नेक्स्ट है ढांचागत। ठीक है, ढांचा जो हो गया, वजन हो गया, ऊंचाई हो गई, सीना हो गया, जो भी उसका ढांचा है, हम अलग से या बाह्य रूप से देख सकते हैं, वह ढांचे के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ठीक हो जाएगा। सी, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है, बी और सी दोनों ऑप्शन क्या है इसके राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में, ये यहाँ पर वर्दी दोबारा से रिपीट हो गया, विकास आएगा यहाँ पे, मिस प्रिंट है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहाँ पर विकास दे रखा है। तो भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में विकास किस प्रकार का होता है? मैंने बताया किसी भी व्यक्ति का विकास हुआ, विकास कहाँ पर चलता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास असीमित होता है। कहने का मतलब क्या है कि वृद्धि का उल्टा जो है विकास हो जाएगा। सबसे पहले अब विकास के बारे में बता देता हूँ। विकास की कोई सीमा नहीं होती, वह असीमित होता है। ठीक है भाई। विकास को हम माप नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा है उसको हम माप थोड़ी सकते हैं। तो विकास का जो मापन है या मन के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनको हम माप नहीं सकते। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि विकास का मापन जो है वह संभव नहीं है। और विकास क्या होता है? विकास आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब क्या है? अंदर उसके बदलाव हो रहा है, उसके अंदर मन के अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? विकास जो है वह गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि देखिए वृद्धि जो होती है वह ओनली मात्रात्मक होती है, और विकास जो है गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा, ये दोनों हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, विकास जो है जीवन भर चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास असीमित होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया, एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाता है? एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में मात्रात्मक, क्या बोला उसने? मात्रात्मक जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम विकास की बात करें, विकास कब होता है? विकास जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में जब परिवर्तन होने लग जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और विकास क्या होता है? संरचनात्मक हो गया और शारीरिक परिवर्तनों को भी क्या है? संदर्भ करता है, संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को भी। विकास क्या है? एक समावेशी शब्द है जिसका एक और तत्व है जिसको हम परिपक्व कहते हैं। ठीक है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिपक्व कहते हैं। विकास को अलग अलग चरणों में हमने बांटा गया है, उन चरणों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, डी जो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? हालांकि मैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन था ना उसमें बता चुका हूं। क्यों? देखिए, उसने बोला एक बालक में परिवर्तन जो कार्य है, मतलब कि कार्य करने में, या चरित्र, चरित्र का मतलब क्या है? जो उसके मन या व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है। तो किसी भी व्यवहार में परिवर्तन होना वह किसके अंतर्गत आता है? वह विकास के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया। उसने पहला ऑप्शन दे भी रखा था व्यवहारात्मक, पर व्यवहारात्मक किसका उदाहरण होता है? विकास का होता है। तो इस प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो विकास के अंतर्गत दोनों होते हैं, गुण भी और मात्रात्मक भी। तो मैं बोल सकता हूं गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होते हैं इसके अंतर्गत, पहले बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ विशिष्ट जन्म के बाद होता है? किसके बाद पूछा उसने? जन्म के बाद। देखिए, एक उसने दिया जन्म पूर्व और एक उसने दिया प्रसव पूर्व। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ये दोनों होते क्या हैं। ध्यान से सुनो। ऑप्शन मैंने उठाया, सबसे पहला दिया उसने जन्म पूर्व और सी ऑप्शन दिया प्रसव पूर्व। तो इनके बारे में मैं बताता हूं पहले ये होते क्या हैं। देखिए, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भ्रूण या भ्रूण गर्भावस्था के दौरान गर्भ धारण से लेकर जन्म तक गर्भ धारण करता है वह क्या कहलाता है? जन्म पूर्व कहलाता है या प्रसव पूर्ण कहलाता है? कहने का मतलब क्या है? गर्भ के अंदर से लेकर और गर्भ धारण तक जो काल होता है उसको हम जन्म पूर्व या प्रसव पूर्व काल बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे क्योंकि ये गर्भाधान के समय होते हैं। इसने पर बोला क्या है? जन्म के बाद बोला है। तो जन्म पश्चात इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? इस समय में बच्चे के जन्म के बिल्कुल तुरंत बाद शुरू हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? जन्म पश्चात बोलते हैं। और लगभग 6 सप्ताह तक यह चलता है और इस अवधि के दौरान माँ का शरीर जो है पूर्वगामी स्थिति में वापिस आ जाता है। जहाँ तक गर्भावस्था का आकार और हार्मोन का स्तर होता है वह भी अपनी वापिस स्थिति के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंतर्गत क्या है? वापिस लौट आता है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। ऐसे ही हम डिटेल से करेंगे भाई, सभी क्वेश्चनों को मैं फिर बता देता हूँ, सभी क्वेश्चन को हम क्या है डिटेल से करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी के भी हम डिटेल से पूरा जितने भी पेपर हुए हैं आपके पूरे हम क्या है डिटेल से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या दिया उसने, नेक्स्ट क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि लंबवत दूरी के साथ साथ एक बालक की विकास की दिशा क्या कहलाती है। लंबवत दूरी के साथ साथ एक बालक की विकास की दिशा क्या कहलाती है। अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ो तो लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। अनुदैर्ध्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य अक्ष। तो अनुदैर्ध्य अक्ष क्या होता है या अनुदैर्ध्य दिशा क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए भाई, अनुदैर्ध्य दिशा क्या होती है, सिर से पैर की ओर बढ़ना, या जो अनुदैर्ध्य दिशा होती है उसमें क्या होता है, बच्चा बच्चा पहले सिर की तरफ बढ़ेगा फिर पैर की तरफ बढ़ेगा, मतलब जो उसका विकास है वह सिर से शुरू होना शुरू हो जाएगा और वह विकास होता होता पैरों की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब बच्चा होता है ना तो बच्चे का सबसे पहले नियंत्रण किस पे होता है, सिर पे होता है। तो बच्चे का जो नियंत्रित होता है वह सबसे पहले किस पे होता है, वह सिर पर होता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, सिफोलोकोडल क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ बढ़ता है। और अनुदैर्ध्य की दिशा का भी मतलब क्या होता है कि वह स्थिति बताइए जिसमें बच्चे का विकास सिर से लेकर शुरू और पैर की तरफ बढ़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब देखिए मैं एक चीज और बताता हूं, आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक और आता है, एक और आता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रवृत्ति। देखिए प्रोक्सी, ठीक है, मोडिस्टल प्रवृत्ति, ये क्या होता है इसको भी जान लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, निकट से दूर की ओर बढ़ता है, इसके अंतर्गत तो बच्चा सिर से लेकर पैर की तरफ बढ़ता है, और प्रोक्सी के अंतर्गत क्या है, निकट से दूर की ओर बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें शरीर के अंगों का विकास क्या है, सबसे पहले होता है, और फिर क्या है उसके हाथ का होगा, फिर पैर का विकास होगा। इसलिए विकास के पहले चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियां या सूक्ष्म पेशियां या कौशल की बजाय मौलिक पेशियां का क्या है अभ्यास करता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे आगे प्रोक्सी के बारे में भी पूछे तो आप बता सकते हैं। कई बार आपसे ये दे देगा कि बताइए निकट से दूर किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोक्सीमोडिस्टल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, निकट से दूर की ओर बढ़ता है और केंद्र बिंदु के निकट होने वाले जो शरीर के अंगों का विकास है ना वो सबसे पहले होगा इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर इसका तो क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि लंबवत दूरी का मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हो, अनुदैर्ध्य दिशा वह होती है जिसमें बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सिफेलोकोडल बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग पर बालकों का सबसे पहले नियंत्रण होता है। अगर आपने मेरा पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि सबसे पहले बच्चे का विकास किस चीज का होगा, सिर का होगा, फिर वह धीरे 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 क्या है नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, चलो थोड़ा और बता देता हूं। देखिए शिशु क्या होता है, सबसे पहले क्या करेगा शिशु, देखिए सर का विकास होने के बाद क्या करेगा, वे शिशु की हथेली में एक छोटी सी वस्तु रखने या उसके मुंह को हम उंगली से थोड़ा छूने की क्या है कोशिश करते हैं। सबसे पहले बचपन में आप किसी भी बच्चे को कोई भी वस्तु दिखती है तो वह हाथ से छूने की बजाय मुंह में लेने की कोशिश करेगा। कोई भी देख लेना बच्चा मुंह में क्या है लेने की कोशिश करता है या मुंह से उठाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या है, शिशु तुरंत अपनी हथेली में रखी वस्तु को पकड़ लेगा और धीरे धीरे फिर क्या है कोई भी चीज़ हो उसको फिर चूसना शुरू कर देता है या चूस लेता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो शिशु का विकास होता है ना शुरू में, वह क्या होता है
कुछ महीनों तक उनके सिर हो गया, गर्दन हो गया, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो ऊपरी शरीर का नियंत्रण होता है ना, वह शुरू होता है स्टार्टिंग के अंतर्गत बच्चे का। और 6 महीने तक शिशु क्या होगा, लचीलेपन में वृद्धि करता रहेगा और लुढ़कने में क्या है, सक्षम हो जाएगा। कभी अपने पेट पर घूमेगा, कभी बैठेगा या बैठने पर बैठ जाता है। तो वह 6 महीने तक क्या है, उसमें एक लचीलापन रहता है। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चा है ना, वह पेट-पेट पर घूम जाएगा, लेटा हुआ है ना, पेट-पेट पर पैरों को उठा के क्या है, घूम जाएगा। तो ये उसके अंतर्गत क्या है, लचीलापन होता है बच्चे के अंतर्गत। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले बच्चे का क्या विकास होता है, जो उस शरीर का ऊपरा हिस्सा होता है, गर्दन हो गया या भाई सिर हो गया, इन पर क्या उसका नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से सी जो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना आपने, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व हो जाते हैं, नहीं, ये तो हमारा विज्ञान भी नहीं कहता। विज्ञान भी यही कहता है कि लड़कियां जो है ना, लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। ये आपको पता ही होगा, पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताना आपको क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों एक समान आयु के साथ परिपक्व होते हैं? ये भाई नहीं होता। मैंने अभी बताया लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से। सबसे पहली बात तो विज्ञान भी ये मानता है, या फिर मैं ये बताना चाहूँ कि जो लड़कियों का सबसे कम उम्र में यौवन शुरू होता है ना, वह 8 साल की उम्र में क्या है, लड़कियों का यौवन शुरू हो जाता है। अगर हम लड़कों की बात करें, अगर लड़कों की कम उम्र में यौवन शुरू होता है तो कितने साल की उम्र में होता है, 9 साल की उम्र में होता है। सबसे पहली बात तो यही हमारा जो अनुवांशिक कारण है, इनमें भी क्या है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भाई। फिर देखिए, शुरू-शुरू में क्या होगा, जो लड़कियाँ होती हैं ना, बच्चों से कुछ सप्ताह आगे होती हैं। फिर क्या है, मध्य में जाओगे तो कुछ महीने आगे हो जाएँगी। जब आप किशोर अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, तो लड़कियाँ जो हैं, लड़कों से कम 2 साल क्या है, आगे हो जाती हैं, विकास के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि जो परिपक्व होती हैं, वह कौन ज़्यादा होती हैं, लड़कियाँ या लड़के? तो लड़कियाँ सबसे पहले क्या है, परिपक्व होती हैं। और विज्ञान ये मानता है कि जो महिलाओं का मस्तिष्क है ना, वह 32 साल की उम्र में क्या है, पूरा परिपक्व हो जाती हैं, और पुरुषों का कितने में होता है, 43 साल की उम्र में होता है। तो मैंने कई फैक्ट बताए। सबसे पहले फैक्ट तो ये बताया कि जो यौवन की स्थिति होती है, लड़कियों में 8 साल की शुरू हो जाती है, लड़कों में 9 साल की शुरू हो जाती है। मैंने बताया स्टार्टिंग में लड़कियां कुछ महीने आगे होती हैं, मिड में क्या है, सॉरी, कुछ सप्ताह आगे होती हैं, मिड के अंतर्गत कुछ महीने आगे होती हैं। अगर पेपर में पूछा जाए किशोर अवस्था तक आते आते कितने साल आगे हो जाएंगे या कितने दिन आगे हो जाएंगी, तो लगभग 2 साल आगे निकल जाती हैं उस समय तक लड़कियां। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इजी था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शिक्षण विधियां पारंपरिक मानी जाती हैं? पारंपरिक का मतलब क्या है, जो चली आ रही हैं। वैसे तो आप सभी को पता है डिजिटल का ज़माना है, और इसमें जो शिक्षण विधियां हैं पारंपरिक को अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे तो डायरेक्ट बता सकते हो कौन कौन सी हैं, चौक और बातें करना। बेशक क्या है, डिजिटल का ज़माना आ गया हो, पर आज भी क्या है, जो यूज होती हैं शिक्षण विधियाँ, वो किस प्रकार में होती हैं, चौक और बातें करने वाली होती हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं। देखिए, शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, कि जो बच्चे को ज़रूरत है ना, उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार हम क्या है, उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आते हैं चौक और बातें करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, ऐसे तो आप सभी को पता है भाई, आधुनिक यह डिजिटल ज़माना है, इसके अंतर्गत भी फिर भी क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करने में हम क्या है, अभी पूरी तरह से इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक है, ये बोल सकता हूँ। शिक्षण की एकमात्र विधि जो अभी भी सबसे पहले उपयोग की जाती है, वो है चौक और बातें करना। क्यों? जहाँ छात्रों को पुस्तक पढ़ाया जाता है या फिर गृह कार्य और परीक्षा दी जाती है, उस आधार पर हम क्या है, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पर ए पर आने से पहले आपको और चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे इसके अंतर्गत एक आई सहकारी अध्ययन। सहकारी अध्ययन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, यह टीमों में काम करने वाले बच्चों को समर्थन देने के बारे में है। मतलब कि जो जो टीम वर्क कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, उसके
उसको समर्थन देने के लिए सहकारी अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, छोटे या बड़े, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ एक प्रकार से कि सहकारी अध्ययन के आवश्यक तत्वों में से एक सामाजिक कौशल का विकास भी आता है, क्योंकि समाज के अंतर्गत जुड़ने के लिए हमको टीम वर्क का होना जरूरी है। ठीक है भाई, वे स्वयं के अलावा दूसरे के दृष्टिकोण देखने में क्या है, सक्षम होते हैं। इस तरह के लाभ सीखने और विद्यालय शिक्षा की समग्र संतुष्टि में क्या है, योगदान रहते हैं या योगदान करते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि छात्र सहपाठियों के साथ काम करते हैं जिनके पास अलग अलग सीखने के कौशल होते हैं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, दृष्टिकोण होते हैं और वह क्या है, व्यक्तित्व होते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है, सहकारी अध्ययन के बारे में भी जानकारी हो गई है। अब एक और ऑप्शन दिया उसने, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि शिक्षण और अधिगम जैसे कि मल्टीमीडिया, इंटरनेशनल पैकेज हो गया, ई लर्निंग हो गया, या मिश्रित सीखने के जितने भी माध्यम होते हैं ना, जितने भी माध्यम होते हैं, वे सभी क्या होंगे, एक दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत होंगे। तो इस प्रकार से चोख एंड बातें करना भी आपको पता चल गया। दूरस्थ शिक्षा मैंने बताया जो भी बातें करने के हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया हो गया, ई लर्निंग हो गया, जितने भी मिश्रित सीखने के माध्यम हैं वे सभी दूरस्थ के अंतर्गत आ जाएगा। सहकारी अध्ययन मैंने बताया टीम वर्क जो होता है, एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ मैं, तो वह सहकारी अध्ययन के अंतर्गत भी क्या है, आ गया। तो इस प्रकार से जितने ऑप्शन थे मैंने सभी आपके क्लियर कर दिए। और सबसे पुरानी पूछी जा रही है जो आज भी चली आ रही है, चौक और बातें करना, क्योंकि हम आज भी पढ़ाते हैं। और चौक और बात इनका क्या है, जो बातें करने का मतलब क्या है, ग्रुप डिस्कशन एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। तो ये आज भी क्या है, परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है, आपने बताना है निम्नलिखित में से सत्य कौन सा। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है आपको कि सत्य कौन सा है भाई। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन उसने क्या दिया, बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण करता नहीं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, बच्चे का सबसे पहले विकास सिर से शुरू होता है और फिर वहां से शुरू होता होता वह पैरों की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आता है। बिल्कुल ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक आपने पढ़ा होगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, आपने विकास और अभिवृद्धि के चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। वही बोल रहा है कि सामान्य योग्यता से पहले बालक के विकास की सभी प्रस्ताव में विशिष्ट योग्यताएं पहले आती हैं। इसमें क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए, बालक का विकास सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया से शुरू हो जाता है और वह फिर धीरे धीरे क्या है, विशिष्ट की ओर बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने हेतु हाथ का यूज करता है, पैर का यूज करता है, मुख का यूज करता है, सिर आदि का यूज करता है, परंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने हेतु केवल हाथ की प्रतिक्रियाएं करता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो बच्चा था वह किसी भी चीज़ को पकड़ रहा ना, वो सभी चीज़ों का यूज कर रहा है। अब आगे क्या है, मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ का यूज करना होगा तो मैं सबसे पहले किसका यूज करूंगा, हाथ का ही तो यूज करूंगा। कोई चीज़ पकड़नी होगी, धीरे धीरे मैं हाथ का ही क्या है, यूज करता चला जाऊंगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले बच्चा सामान्य की तरफ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, विशिष्ट की तरफ क्या है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो सिद्धांत है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इनमें से कौन सा एक आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऐसा कारक है जो वृद्धि को भी प्रभावित करता है और विकास को भी प्रभावित करता है। मैंने आपको पीछे बताया भी था क्वेश्चन में कि विकास जो है वह क्या है। देखिए, आनुवांशिकता का जो कारक है यह वृद्धि को भी करेगा और विकास को भी प्रभावित करेगा, दोनों को करेगा। क्यों करेगा, आनुवांशिक कारक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति की ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, शरीर की संरचना हो गई, बालों का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई, ये सभी क्या है, वंशानुगत प्रभाव होते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, देखिए जैसे कि किसी के माता पिता के बालों का रंग ब्राउन होता है, ठीक है भाई, तो बच्चे का भी ब्राउन ही रंग हो जाता है। तो वह क्या है, अनुवांशिक कारण होते हैं। ठीक है भाई, कई बार आपने देखा होगा आंखें कैरी होती हैं, तो जो कैरी आंखें होती हैं वह भी अनुवांशिकता का कारण है। बच्चे के अंतर्गत भी आपको कई बार देखने को मिल जाता है। तो अनुवांशिकता के कारण क्या है, ये दोनों ही क्या प्रभावित करता है, वृद्धि में भी प्रभावित करता है और ये क्या है, विकास के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है। गतिविधि आधारित अध्ययन का इनमें से कौन सा लाभ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो गतिविधि आधारित शिक्षा है वह होती क्या है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षा वह होती है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो एक सीखने पर के दृष्टिकोण होता है। कहने का मतलब क्या है, एक सीखने केंद्रित दृष्टिकोण होता है, उसको हम बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षा। मतलब क्या कि इस दृष्टि के अंतर्गत या इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक तो शिक्षार्थी होता है या बच्चा होता है, इसके अंतर्गत शिक्षक नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, शिक्षार्थी होगा और बच्चा होगा, इसके अंतर्गत शिक्षक नहीं आता है। और यह शिक्षण की बजाय अधिगम पर क्या है, जोर देती है यह विधि। ठीक है भाई, यह गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ कि भाई गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षण के कई तरीके होते हैं, जैसे कि प्रदर्शन करना, वार्तालाप गतिविधि हो गई, विचार मंथन हो गया, परियोजना करना हो गया, वाद विवाद करना हो गया, ये सभी क्या है इसके अंतर्गत ही आते हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि जैसे वास्तविक मुद्दे हो गए, समस्याएँ हो गए, दिन प्रतिदिन जीवन में जो हमारे सामने वाली समस्या हैं, उनको देखना, ये सभी भी इसके अंतर्गत आता है। वस्तुएँ हो गई, घटनाएँ हो गई, सामाजिक परिवेश हो गया, ये भी सभी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी जो हैं, ये भी हो जाएगा, संवेदना भी हो जाएगा, बहुशिक्षण भी हो जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमको। क्यों, मैंने क्या बताया, गतिविधि आधारित शिक्षा जो है शिक्षण की बजाय किस पर जोर देती है, अधिगम पर जोर देती है। और दूसरा मैंने ये बताया यह सीखने केंद्रीय दृष्टिकोण है। तीसरा मैंने क्या बताया, इसमें शिक्षार्थी और बच्चा होता है, इसमें शिक्षक नहीं होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। 112 क्या कहता है, 112 कहता है इनमें से कौन सा टीम वर्क के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। इनमें से कौन सा टीम वर्क के माध्यम पर सीखने पर जोर देता है। अगर आपने पीछे मेरे जितने क्वेश्चन देखे होंगे, ऊपर एक टीम वर्क का ऑप्शन आया था, देखिए ये रहा 108वां क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सहकारी अध्ययन। तो वही बात है 112वां। सहकारी अध्ययन क्या होता है, टीम वर्क। तो आपने सोचने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बता देते, क्योंकि इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सहकारी अध्ययन का मतलब क्या है, टीम वर्क के बारे में बात कर रहा है। चलिए इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ मैं। टीम वर्क के बारे में तो मैं बता ही चुका था आपको, और बता देता हूँ थोड़ी और डिटेल। देखिए, जो सहकारी अध्ययन होता है ना, इसके मॉडल को हमने लगभग ये बोल सकता हूँ तीन तीन महत्वपूर्ण निर्देशात्मक लक्ष्यों में प्राप्त किया है या विकसित किया है। तीन मॉडल कौन कौन से हैं, एक होता है शैक्षणिक उपलब्धि। क्या होता है, शैक्षणिक उपलब्धि। दूसरा होता है विविधता स्वीकृति, और तीसरा होता है सामाजिक कौशल। ये सभी क्या इसके अंतर्गत आते हैं, सहकारी अध्ययन मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पेपर में कभी ये पूछा जाए कि सहकारी अध्ययन के मॉडल कितने हैं, तीन हैं। कौन कौन से, शैक्षणिक उपलब्धि, विविधता की स्वीकृति और सामाजिक कौशल, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। और बता देता हूँ, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, यह एक विशेष छोटे समूह का दृष्टिकोण है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई, व्यक्तिगत जवाबदेही हो गई, समान अवसर हो गया और समूह पुरस्कार हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके सहकारी अध्ययन के बारे में हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपने तो डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सहायता के प्रति दृष्टिकोण वाले समूह के लिए उपनिष्ठ पहचान बनाकर मदद के लिए एक प्रवृत्ति रखना खालिस्तान का होल मार्क है। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, समूह के लिए एक उपनिष्ठ पहचान बनाकर, सबसे पहली बात तो समूह का मतलब क्या है, ग्रुप की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है। समाज में मैं एक अपनी अच्छी पहचान बनाऊंगा, तो इसका कारण क्या है, तो इसका मतलब ये है कि सकारात्मक प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, लोगों से मैं मिलजुल कर रह रहा हूँ। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं और बता देता हूँ। देखिए, सकारात्मक क्या होता है, इसमें एक साझा टीम होती है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य साझा करना होता है। मतलब कि जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है,
वह एक टीम की तरह कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, आपस में भेदभाव नहीं रखते हैं, एक दूसरे से आपस में अच्छी प्रकार से पहचान बनाकर रखते हैं। ये एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, मिलकर मान लीजिए इन्होंने कोई एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमने ये मिलकर ये काम करना है, उसको काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सकारात्मक आ जाएगा। तो इसका यह तो एक सकारात्मक प्रभाव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अध्ययन सहेली वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सहेली वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। बायां और दायां मस्तिष्क विचारक, दृश्य और गतिजोदर अध्येता बोध, और नेक्स्ट क्या है? कार्यकर्ता, प्रावर्तक या सिद्धांतवादी व्यवहारक। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अध्ययन शैली के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलो मैं आपको ये बता देता हूँ इसके अंतर्गत होता क्या है। देखिए, शैली के जो है ना, दो कारक होते हैं। कौन कौन से? पहला कारक होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो शैली वर्गीकरण है ना, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षण अधिगम विधियों का एक संयोजन। मतलब कि जो शिक्षण विधि है उसका एक संयोजन। मतलब क्या कि एक प्रभावी शिक्षक अच्छी तरह से संवाद करने में सक्षम होने के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। तो उसका या उपयोग करना चाहता है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? शैली वर्गीकरण कहलाते हैं। इसके दो प्रमुख कारक होते हैं। इसके दो प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कक्षा में लेन देन की जाने वाली सामग्री, या जो उसमें कार्य में होने वाली, प्रयोग होने वाली वे सभी सामग्री। और दूसरा होता है इसके अंतर्गत क्या आएगा कि आपको शिक्षण अधिगम पद्धति पर निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए, वह आपके छात्र को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो पसंदीदा जो शिक्षण शैली है, तो ये सभी क्या है? इसके अंतर्गत हो जाएगा। जैसे कि बायां और दायां मस्तिष्क विचारक, वे अच्छी प्रकार से सीखते हैं। ठीक है भाई। और श्रवण दृश्य है, मतलब कि देखने में वह पसंद आएंगी। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है? दूसरे कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बता देता हूँ दूसरे कारक में क्या क्या आते हैं। दूसरे कारक के अंतर्गत ये जितने ऑप्शन दिए हैं ये सभी आ जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको शिक्षण अधिगम पद्धति पर निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए, वह आपके छात्रों को पसंदीदा शिक्षण शैली है। सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, वे अलग अलग तरह से सोचते हैं, वे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सीखने की शैलियों में अंतर वर्गीत करने के लिए कई प्रकार बताए हैं। जैसे कि ये एक तो बायां हो गया, एक दायां मस्तिष्क हो गया। इसी प्रकार से ये अलग अलग कार्य है, इसमें सीखने की शैली के अंतर्गत बताए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु समूह शिक्षण में शिक्षक खालिस्तान बच्चों को चर्चा शुरू करने के लिए समूह में संगठित कर सकता है। मतलब कि कितने बच्चों का ग्रुप बना सकता है? आप सभी को पता है, अगर ज़्यादा छोटे समूह शिक्षण की बात कर रहा है, लघु की बात, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए चर्चा चर्चा विधि क्या होती है। इसने यहाँ पे देखिए चर्चा शुरू के बारे में बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए चर्चा विधि क्या होती है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, चर्चा विधि कब शुरू होगी? जब कभी भी एक मतभेद होगा तभी तो चर्चा शुरू होगी ना। किसी भी चीज के लिए मतभेद किया जाएगा तभी तो चर्चा शुरू होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें छात्रों के बीच प्रश्नों और विचारों का क्या आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है भाई, वह क्या कहलाती है? चर्चा विधि कहलाती है। और इसके अंतर्गत वैसे चर्चा विधि के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि चर्चा का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना होता है। सूचना के अवधारण के लिए चर्चा के तरीके व्याख्यान या पढ़ने के लिए बेहतर होते हैं। तो जितनी हम चर्चा करेंगे वो आप समझ सकते हो, मैंने ये बता दिया। पर जो छोटे समूह के लिए हैं उसमें हमको क्या है, 4 से 6 छात्रों का क्या है, ग्रुप बनाना चाहिए। यह एक अच्छा होता है। छात्रों में चर्चा करने की क्षमता विकसित करता है। छात्रों का इसमें आपस में आत्मविश्वास बढ़ेगा भाई, मैं ये बोल सकता हूँ। दूसरे के दृष्टिकोण को जानने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपस में जब एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करेंगे तो ये सभी किसके अंतर्गत हो जाएंगे? चर्चा के अंतर्गत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक प्रयोग
सामान्यतः एक खालिस्तान संबंधित स्थापित करने में सहायता करता है। एक प्रयोग के बारे में कर रहा है, वह संबंध किसके बारे में सहायता करता है? देखिए प्रयोग, किसी भी प्रयोग को जानना, कहने का मतलब क्या है, मैं किसी के ऊपर भी प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मेरे को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कारण पता होना चाहिए और एक उसका प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या है? उसका जो आखिरी नतीजा है, मतलब क्या परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है? और पहला कारण का मतलब क्या है कि मैं इस शोध को किस कारण से कर रहा हूँ, तो ये सभी आपको जानना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि किसी भी प्रयोग को जानने के लिए हमको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि जो पुरोगामी रूप है, जो उसका कारण है, किस कारण से कर रहा हूँ, और एक प्रभाव। प्रभाव का मतलब क्या है? इसको पूरा करने के बाद इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। मैं बोल सकता हूँ कि कारक और प्रभाव की समस्या से निपटने का क्या है, सबसे अच्छा तरीका या शुद्ध तरीका है, क्योंकि मेरे को उसका कारण पता होगा और उसके परिणाम पता होंगे, तो मैं प्रयोग अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ। या ये भी बोल सकता हूँ, अगर आपको और डिटेल्स बताना चाहूँ, कि कारण चर पहले होते हैं। आपने पता होगा, कारण जो चर है, एक चर आता है कारण चर, ये पहले आएगा, और लास्ट में क्या आएगा? प्रभाव चर। प्रभाव चर को हम क्या बोलते हैं? परिणाम। तो ये लास्ट में आता है। तो इसका मतलब ऐसे भी आप याद कर सकते हो, या मैंने एक सिंपल बताया, किसी भी प्रयोगात्मक को करने के लिए या प्रयोग करने के लिए मेरे को उसके परिणाम क्या होने वाले हैं और क्या कारण है, इन सभी चीज़ों का क्या है, पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से होता है? लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त करने की बात कर रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया उसने प्रतिबद्धता, दूसरा ऑप्शन दिया उसने अंत, तीसरा ऑप्शन दिया प्रेरिता करना, और चौथा ऑप्शन दिया उसने आयोजना। देखिए, प्लान बनाना, आयोजना बनाना, यह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने आयोजना बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे को यह जानना जरूरी है कि जो मैं अब खड़ा हूँ या जो मेरी स्थिति अब है, मैं कहाँ पर हूँ और मेरे को कहाँ जाना है और आगे जाकर मुझे क्या करना है। ये सभी चीज़ें कब होंगी? जब मैं योजना बनाऊँगा। ये सभी चीज़ें उसी के अंतर्गत आएँगी, और जब मैं ये चीज़ें जान लूँगा, मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ जाना है और मेरे को क्या करना है, अगर मैं इन सभी के बारे में जान लूँगा, तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ, वो सभी चीज़ें मैं क्या है, प्राप्त कर लूँगा। जैसे कि मेरे को डीएसएसबी का पेपर क्लियर करना है। अब मेरे को पता होना चाहिए कि इस समय मेरे पास कितनी तैयारी है या कितने नंबर ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने सोचा कि एक तो मैं बिना योजना की तैयारी करूँ, मैं कुछ देखता ही नहीं। एक मैं योजना बनाऊँ कि इस समय कहाँ पर हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका पूरा सिलेबस देखूँ, फिर मेरी कहाँ-कहाँ पर कमी है, फिर मैं ये जानूँ कि आगे जा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने में है? मतलब क्या, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में किस चीज़ की ज़रूरत है? योजना की ज़रूरत है। तो राइट आंसर डी है। योजना की ज़रूरत क्यों है? देख लीजिए, योजना करूँगा तो मेरा हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे कि योजना बनाने से पहले मैं ये सोचूँगा, अगर योजना बनाऊँगा तो फ़िलहाल मैं कहाँ पर हूँ, कौन-सी स्थिति में हूँ, कहाँ मेरे को जाना है या आगे जाकर मुझे क्या करना है। मान लीजिए अब डीएसएसबी पीआरटी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को सबसे पहले ये देखना होगा ना, अगर मैं योजना बनाऊँगा तो, कि अब मेरी कितनी तैयारी है, कितने परसेंटेज तैयारी है, आगे जाके मेरे को क्या है, भाई क्या सिलेबस है, किस प्रकार से मेरे को पढ़ना है। आगे जाकर अगर मेरी तैयारी भी हो गई है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये क्या किया मैंने, एक योजना बनाई अपनी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएँगे? लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत आ जाएँगे, ठीक है। हालाँकि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अपने समय, धन या अन्य संसाधनों के साथ प्रत्येक कदम के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाना भी एक महत्वपूर्ण है। वही बात है, संसाधन का मतलब क्या है, डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी करने के लिए बुक्स, मतलब संसाधन लेना, बुक्स नोट्स की मैंने तैयारी करना, समय, मेरे पास समय होना चाहिए, कितना समय मैंने पढ़ाई में देना है, कितना समय मैंने मॉक टेस्ट में देना है, कितना कितना समय मैंने क्विज में देना है, कितना समय मैंने पढ़ना है या खेलना है, ये सभी क्या है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। किसके अंतर्गत आते हैं? ये आयोजना के अंतर्गत आते हैं, प्लान के अंतर्गत आते हैं। ये किस में मदद करते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त हो सकता है। लक्ष्य को प्राप्त करने में, फिर लक्ष्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया प्रतिस्थापना, संसाधन, स्रोत और नींव। अभी मैंने बताया आपके पास संसाधन होना जरूरी है किसी भी चीज को लक्ष्य प्राप्त करने में। संसाधन का मतलब क्या है, आपके पास सामग्री, किसी भी चीज की जरूरत है। मान लीजिए संसाधन, आपको वीडियो देखने की जरूरत है या ऑनलाइन बैच लेने की जरूरत है, तो आप ऑनलाइन बैच देखेंगे। जैसे संसाधन का मतलब क्या है, आप ये देखना चाहते हैं पहले किस प्रकार के पेपर आए हुए हैं डीएसएसपी पीआरटी के लिए, तो आपके पास पिछले पेपर होने चाहिए। तो पिछले पेपर होंगे, वह क्या हो गया, एक प्रकार का संसाधन हो गया। तो संसाधन के अंतर्गत अगर मेरी होंगी चीज़ें तो मैं लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास बुक्स ही नहीं है, नोट्स ही नहीं है, तो मैं क्या पढ़ूंगा। मतलब कहने का क्या है, मेरे पास संसाधन ही नहीं है तो मैं किस प्रकार से तैयारी कर पाऊंगा। मेरी तैयारी अच्छी हो ही नहीं पाएगी क्योंकि मेरे पास ना तो बुक्स है, ना नोट्स है, ना पेन है, ना कॉपी है। तो संसाधन होना एक जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है ना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो वही चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि आपको डीएसएसबी पीआरटी के लिए ऑनलाइन बैच, किसी बच्चे ने बैच ले रखा है या किसी को नहीं पता, तो ऑनलाइन बैच लेना जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है, जो पिछले पेपर आए हैं उनका देखना जरूरी है, क्योंकि पिछले पेपरों से ये पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सभी के पेपर क्या है सॉल्यूशन आना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। मान लीजिए अगर उससे मिलता जुलता देता तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या है, पिछले पेपर होने चाहिए ना आपके पास। तो वे क्या है, एक संसाधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शैक्षणिक संस्थान संसाधन है। शैक्षणिक संस्थान, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शैक्षणिक संस्था क्या होती है। शैक्षणिक संस्था का मतलब मैं बताना चाहूँ, वे संसाधन होते हैं जो बड़े प्रशासन और बड़े बजट के साथ बड़ी संस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब क्या है, एक तो शैक्षणिक संस्था संसाधन वे होते हैं जो सरकारी हो एक प्रकार से। मत जैसे कि विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, मतलब कि जिसमें सरकार के द्वारा हमने अनुमति ले रखी हो, ये सभी किसके अंतर्गत और बड़े प्रोजेक्ट पर हो। एक मतलब कि देखिए समुदाय तो एक बड़ा नहीं होता ना, या कोई संस्था नहीं होता ना, समुदाय तो होगा ही नहीं ना। तो इसका कस्बा भी नहीं होगा ना, गांव भी नहीं होगा ना, तो विश्वविद्यालय हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यह बड़ा प्रशासन, बड़े बजट पर हो गई। शैक्षणिक संसाधन संस्था वे होते हैं, विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, सरकारी निकाय हो गए, या सरकार की मैंने पहले बताया जिसमें सरकार की सहायता हो, मतलब क्या, जो सरकार की सहायता से संचालित किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षणिक संस्थान बोलते हैं। ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान एक शिक्षा एक उबाऊ और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। मतलब कि वह शिक्षा कौन सी है जो कई बार ऊब भी जाती है और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो अब बताइए कौन सी होती है। देखिए, बाह्य आधारित जो शिक्षा है वह उबाऊ भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। आप बोलोगे सर बाह्य आधारित शिक्षा क्या है, किस प्रकार से जटिल होगी, इसके बारे में जानने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक ऑप्शन और दिया मेरे को, अंतरिक्ष आधारित परीक्षा। ये क्या होती है, इस शिक्षा में समूह चर्चा के लिए न्यूनतम व्यवस्था की आवश्यकता होती है, मतलब कि कम व्यवस्था होती है। इसमें क्या है, उबाऊ की कोई स्थिति नहीं बन पाती है। और बाह्य आधारित में क्या है, बच्चे उबाऊ हो जाते हैं कई बार। मान लीजिए जो बाह्य शिक्षा है, मतलब कि बच्चों को बाहर जाना और उनकी ऊर्जा का एहसास करना बहुत पसंद है। उन्हें जोर से बोलना, पूरी तरह से खेलने का आनंद लेना, इसके अलावा उनके पास अपने परिवेश का अनुभव करने की छूट होना, ये सभी क्या हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बाह्य आधारित शिक्षा एक प्रकार से थकाऊ हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, देखिए कई बार क्या हो जाएगा, विद्यालय समय सारणी के ढांचे के भीतर एक शिक्षक क्या है, बाह्य आधारित सीखने के कई अवसर खोजता है और वह कई प्रकार से कई अवसर खोज भी नहीं पाता है। मान लीजिए जो बाह्य शिक्षा आधारित है, अगर बाहर से नहीं खोज पाए, क्लास के अंतर्गत वह नहीं क्रिएट कर पाए, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि एक वर्ष में एक अवसर भी एक शिक्षक और उसके छात्रों के लिए प्रभावी हो सकता है। ठीक है भाई, इस प्रकार की जो स्थिति होती हैं वे सभी क्या है, बाह्य के अंतर्गत आ जाएंगी। तो बाह्य जो शिक्षा है वह उबाऊ भी हो सकती है कई बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के
बारे में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ज़्यादा। एक हमने आज क्या है 20 क्वेश्चन किए हैं, और मैथ का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं पिछले जितने भी पेपर आए हैं 25 पेपर हैं, 25 पेपर के मैंने मैथ का पेपर का सॉल्यूशन डाल रखा है, अपनी ऐप पर डाल रखा है, सुमित भारद्वाज क्लासेज के नाम पर प्ले स्टोर पर है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत और कमेंट्स के अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके आप अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे साथ के साथ पीडीएफ भी डाल रखे हैं मैंने, उसमें आप ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं और सब्जेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस प्रक्रिया को मैं ऐसे ही जारी रखेंगे और हर पेपर को सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।